हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया होंगे, उम्मीद है। मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाला है। बस गौर से देखते जाइएगा, राइट? क्योंकि इस लेक्चर में 100 साल पुरानी कहानियां, 100 साल पुरानी कहानियां आपको पता लगेंगी। वो राज खुलेंगे जो पिछले 100 सालों से दफन है और आज उनका खुलासा होने वाला है। तो बस देखते जाइए, सीखते जाइए, राइट? और नोटिंग करते जाइए क्या है वो राज की बातें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की शानदार बात। आपकी स्क्रीन पर जो वर्ड लिखा है, राइट, वो तो मंगल ग्रह की भाषा में लिखा है अल्ट्रा वायर्स, है कि नहीं बात? पर उसका मीनिंग जो आपके लिए जानना जरूरी है, अल्ट्रा का मतलब होता है, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। ठीक है, सिंपल सेंस में बियॉन्ड, राइट? यानी किसी चीज से आगे जाना, हैसियत से, औकात से आगे। वायर्स का मतलब होता है पावर, कि आप अपनी पावर से आगे चले गए। यानी कि अल्ट्रा वायर्स मीन्स ऐसे काम, या अल्ट्रा वायरस एक्ट मीन्स कि ऐसे काम जो आपने अपनी हैसियत से या पावर से ज्यादा जाकर किए गए हैं, राइट? इसका कंपनी से क्या लेना देना है? कंपनी एक्ट में इसके बारे में क्या बातें लिखी है? कंपनी एक्ट ये बोलता है कि आपको याद होगा जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण रेखा जो आज से 10,000 साल पहले, है ना, भगवान लक्ष्मण ने खींच दी थी। सीता मैया को कह दिया था कि इससे आगे मत जाना, इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कर देना। लक्ष्मण रेखा आपने पार कर दी माता जी, ठीक है ना? तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अंजाम अच्छा हुआ भी नहीं, ठीक है, राइट? रावण आया और सीता मैया को उठा के ले गया, तो अंजाम तो अच्छा हुआ ही नहीं था, राइट? लेकिन वही 10,000 साल पुरानी कहानी आज भी जिंदा है। और ये बात, लक्ष्मण रेखा की बात, हम तो मानते ही मानते हैं, अंग्रेजों को भी, इंग्लैंड में भी, है ना, इस बात को माना गया कि भाई लक्ष्मण रेखा पार करना बिल्कुल गलत है। अब लक्ष्मण रेखा अगर पार कर दी तो बहुत सिंपल तरीके से उसे क्या बोला गया? बियॉन्ड पावर, राइट? लक्ष्मण रेखा लांघना, इसे कानूनी भाषा में अंग्रेजों ने क्या नाम दिया? बियॉन्ड पावर। और मंगल ग्रह की भाषा में क्या नाम दे दिया? अल्ट्रा वायर्स, ठीक है ना? अगर आप बोलो सीता मैया ने क्या काम किया? सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार कर कर क्या काम किया? सर, उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा एक्ट किया जो उनकी पावर से बाहर था। समझ में आया ना बात? यानी कि जो बात लक्ष्मण जी बता गए, है ना, कि ऐसा मत करना, और उन्होंने वो काम कर दिया, तो वो उनकी पावर से बाहर हो गया। लक्ष्मण जी कौन हुए? लक्ष्मण जी हुए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मोआ, जो मैंने आपको रिलायंस का दिखाया था। यानी कि मेमोरेंडम में अगर कोई बात लिख दी और आप उस मेमोरेंडम से आगे जाके काम कर रहे हैं, तो वो आपकी बियॉन्ड पावर, यानी आपकी हैसियत से बाहर, पावर से बाहर माना जाएगा। तो जैसे लक्ष्मण जी ने बोला कि माता जी इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, तो लक्ष्मण जी कौन हुए? है कि नहीं बात? लक्ष्मण जी हुए हमारे केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि भैया मोआ से बाहर जाके काम नहीं करना चाहिए। या फिर कह दो कंपनी एक्ट में कोई बात लिखी है, कंपनीज एक्ट में कोई बात लिखी है, तो वो काम आपको नहीं करना, क्योंकि कंपनीज एक्ट के भी बाहर जाकर आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक शानदार जानदार एग्जांपल दिया था कि कंपनीज एक्ट में लिखा है डिविडेंड कैसे बढ़ता है? बताओ, कंपनीज एक्ट में लिखा है डिविडेंड कैसे बढ़ता है? सर, डिविडेंड बांटा जाता है प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी से। कहां से बांटा जाता है? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी से। तो आप मेमोरेंडम में लिख दो, चाहे आर्टिकल में लिख दो कि भाई हम तो बांटेंगे डिविडेंड कैपिटल से, तो क्या कैपिटल से डिविडेंड बढ़ जाएगा? बताइए भाई और बहनों, क्या कैपिटल से डिविडेंड बढ़ जाएगा? क्या बताइए, प्लीज बताइए ना। नहीं सर, कैपिटल से डिविडेंड नहीं बढ़ सकता। अगर आप कैपिटल से बांटने की कोशिश करते हैं तो वो बियॉन्ड पावर चला जाता है। किसकी पावर से बाहर? कंपनीज एक्ट से बाहर चला गया, कंपनी एक्ट की पावर से ही आपने बाहर भेज दिया, तो वो काम क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो। यानी कि क्या राज की बात पता लगी? अगर आप कोई भी काम लक्ष्मण रेखा को लांघ कर करते हैं, कोई भी काम लक्ष्मण रेखा के पार जाके करते हैं, तो वो सारे काम वॉइड होंगे, बेकार कहे जाएंगे। आपने डिविडेंड बांट दिया कैपिटल से, तो वो बेकार है डिविडेंड, आप ऐसा बांट ही नहीं सकते। योर
वर्क इज बियॉन्ड पावर अल्ट्रा वायर्स। उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपके घुटनों तक पहुंच चुका होगा। राइट, सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला सवाल नलायक को यही बनता है, राज की बात ध्यान रखेंगे, इज अल्ट्रा वायरस एक्ट बाइंड्स द कंपनी। क्या अल्ट्रा वायरस एक्ट कंपनी को बाइंड करता है, या कंपनी अल्ट्रा वायरस काम के लिए जिम्मेदार होगी? बोलो। राइट, क्या समझ में आई बात है? कंपनी अल्ट्रा वायरस के लिए जिम्मेदार होगी? तो आप लिखोगे ना मुन्ना ना, कंपनी अल्ट्रा वायरस काम के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंपनी ने कोई भी काम अल्ट्रा वायरस किया है और आपने उस काम को बढ़ावा दिया है और उसमें आपका नुकसान हुआ है, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सर सेक्शन 399, जिसमें लिखा है हर एक बंदा जो कंपनी से डील करता है, माना जाता है कि उसने MOA और AOA पढ़ भी रखा है और समझ भी रखा है। तो जब आपको पहले ही बता दिया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो फिर कंपनी ऐसे बेकार के काम के लिए चाहे आपका ही नुकसान क्यों ना हो, जिम्मेदार नहीं ठहराई जाएगी। याद रखना ये बात। यानी कि अल्ट्रा वायरस एक्ट लक्ष्मण रेखा लांग कर कोई भी काम करोगे तो वॉइड अब इनिशियो होगा, और वो वॉइड होगा तो वो किसी के भी खिलाफ नहीं जाएगा, कोई भी उससे बाइंड नहीं होगा। अगली बात, इज अल्ट्रा वायरस एक्ट बाइंड ऑन अदर पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी, सामने वाली पार्टी, क्या उसके ऊपर बाइंड होगा? अगर तुमने कोई काम कंपनी के साथ किया और वो अल्ट्रा वायरस निकला, क्या वो तुम्हारे ऊपर भी बाइंड होगा? नहीं मुन्ना नहीं, तुम्हारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। क्योंकि अगर उस काम की जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर है, कंपनी को लॉस हुआ है, तो फिर वो कंपनी की गलती है। कंपनी ने लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी? कंपनी को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए थी, तो कंपनी वो लॉस झेलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अल्ट्रा वायरस एक्ट से जो भी नुकसान होगा, है ना, अल्ट्रा वायरस एक्ट से जो भी नुकसान होगा, और वो नुकसान, वो लॉस जिसका भी होगा, चाहे वो कंपनी का हो, है ना, चाहे वो बाहर वाले बंदे का हो, वो नुकसान वो ही बेयर करेगा, यानी वो ही झेलेगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, यानी लॉस जिसका भी हुआ है वो लॉस वो ही बेयर करेगा। यानी अल्ट्रा वायरस के काम से अगर कंपनी को नुकसान है तो भैया कंपनी को ही लॉस झेलना पड़ेगा, बात खत्म। अल्ट्रा वायरस एक्ट से अगर बाहर वाले को नुकसान है तो बाहर वाला इस लॉस को झेलेगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, घुटनों तक पहुंचाते हैं और ध्यान रखते हैं इन बातों को। सबसे पहली शानदार जानदार बात, अल्ट्रा वायरस एक्ट हैज नो लीगल इफेक्ट, दे आर वॉइड अब इनिशियो। ये मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सुनहरे शब्दों में इन्हें नोट कर लेना। अल्ट्रा वायरस एक्ट नो लीगल इफेक्ट एज दे आर वॉइड अब इनिशियो। कोई असर नहीं होगा अल्ट्रा वायरस एक्ट का, वॉइड अब इनिशियो है तो जिसका नुकसान है वो ही झेलेगा। अगली राज की बात, अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है ना, लिखना हिंदी में लिखना, अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है, इसलिए कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई बाद में ठीक करना, रेक्टिफाई नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर कोई भी काम कंपनी ने किया लक्ष्मण रेखा पार कर, है ना, और फिर उन्हें लगा यार अब तो हो गया ये काम, ये तो गलत हो गया यार, तो एक काम करते हैं, क्यों ना जर्नल मीटिंग बुलाते हैं, है कि नहीं बात, मीटिंग बुलाते हैं और सबकी वोटिंग ले लेते हैं हाँ में 100%, ठीक है ना, 100% वोटिंग ले लेते हैं, 100% उसे रेक्टिफाई कर देते हैं और 100% लोगों की यस ले लेते हैं, फिर तो वो काम अल्ट्रा वायरस से, है कि नहीं बात, इंट्रा वायरस हो जाएगा, यानी पावर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना बात? तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला भाई अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है? ऐसे काम होता है जो वॉइड अब इनिशियो होता है और उसे आप रेटिफाई या ठीक नहीं कर पाएंगे। इवन सबके सब आ जाओ, चाहे सबके सब इकट्ठे हो जाओ, 100% वोटिंग यस में दे दो, तो भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर उस अल्ट्रा वायरस एक्ट से कंपनी को नुकसान है तो मुन्ना तैयार रहना आप, यानी अगर उस अल्ट्रा वायरस एक्ट से कंपनी को नुकसान हुआ है, ठीक है, तो
उस कंपनी के नुकसान के लिए कौन तैयार रहेगा? उस कंपनी के नुकसान के लिए उस कंपनी के डायरेक्टर को तैयार रहना पड़ेगा। डायरेक्टर आर पर्सनली लायबल। ठीक है, राइट। यानी कि लक्ष्मण रेखा पार करी, कंपनी की गलती निकली, वॉइड अब इनिशियो हो गया एक्ट, तो कंपनी को लॉस झेलना पड़ेगा। वो लॉस पर्सनली कौन झेलेगा? डायरेक्टर पर्सनली झेलेंगे। ठीक है, और जबरदस्त तरीके से दोस्तों इसकी एनालिसिस करते हैं। आपको इन बातों का जवाब देना है गाना गाते हुए, मेरे सवालों का जवाब दो ना। बताओ, स्क्रीन पर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है कि नहीं बात? क्या लिखा है? जियो दंदनादन, जियो दंदनादन स्टार्ट्स एंड नेटवर्क सर्विस शुरू करी जियो ने। कंपनी एडिड कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर वर्क, है ना, साथ में पहले तो कंस्ट्रक्शन सर्विस थी नहीं, बाद में उन्होंने ऐड कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर के, भैया टावर भी खड़े करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसको? बॉब द बिल्डर को टावर बनाने का। बॉब द बिल्डर को जानते हो ना, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, उसी बॉब द बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कंपनी ने बॉब द बिल्डर को 500 करोड़ रुपए पे भी कर दिए, 500 करोड़। लेकिन बॉब द बिल्डर बहुत शैतान था, है कि नहीं बात? बहुत ही शैतान था, आंखों से ही पता लग रहा है बहुत शैतान है। उसने वो टावर कंस्ट्रक्ट नहीं किए। ठीक है, राइट। फिर बाद में एक और बात पता लगी राज की, कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा है कि सिर्फ नेटवर्क 5G नेटवर्क सर्विस ही कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। और कंपनी ने कौन सा स्टार्ट कर दिया? 10G नेटवर्क सर्विस स्टार्ट कर दी। बल्कि उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या था? उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में 5G लिखा था, और कहीं भी टावर एस्टेब्लिश करने का तो कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्जेक्टिव लिखा ही नहीं। अब बताओ, 500 करोड़ रुपए, है ना, कंपनी के दाव पे लगे हैं, कंपनी ने केस फाइल कर दिया 500 करोड़ का। अब बताओ क्या होगा? जल्दी सोचो। कंपनी फाइल्ड केस कि भैया हमारे 500 करोड़ रुपए दिलाओ, 500 करोड़ का मामला है सर, 500 करोड़ रुपए दिलाओ सर। जल्दी बताओ, क्या कंपनी को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो नलायको, जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा? जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि सर अगर कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायर्स है तो वो वॉइड होता है, वो किसी के ऊपर भी बाइंड नहीं होगा। ठीक है ना? क्या अल्ट्रा वायरस एक्ट कंपनी के ऊपर लगेगा? नहीं। क्या अल्ट्रा वायरस एक्ट अदर पार्टी के ऊपर बाइंड होगा? क्या लिखा है? नहीं होगा। इसका मतलब अल्ट्रा वायरस एक्ट जब बॉब द बिल्डर पे बाइंड ही नहीं होगा तो फिर कंपनी को 500 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे कंपनी कैन नॉट स्यू बॉब द बिल्डर एज इट इज अल्ट्रा वायर्स। ठीक है ना? इट इज अल्ट्रा वायर्स एक्ट ऑफ द कंपनी, राइट। देयरफॉर, जो मैंने तुम्हें बताया, देयरफॉर डायरेक्टर्स, अब कंपनी को जो नुकसान हुआ कौन झेलेगा? देयरफॉर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर पर्सनली लायबल। ठीक है जी, पर्सनली लायबल, राइट। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर पूरा आंसर लिखना होगा एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे? आप पहले डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये आंसर लिखेंगे। अगली राज की बात बहुत ही मजेदार। पढ़ो, इन द अबव केस बॉब द बिल्डर कंस्ट्रक्टेड द टावर। ये लो, बॉब द बिल्डर कंस्ट्रक्टेड द टावर बट कंपनी डिड नॉट मेक द पेमेंट। भैया बॉब द बिल्डर ने टावर तो बना दिए, लेकिन कंपनी ने पेमेंट नहीं करी। अब बताओ अब क्या होगा? बॉब द बिल्डर क्या बोल रहा है? अब बॉब द बिल्डर है ना, बहुत ही दुखी है। नाउ बॉब फाइल द केस, बॉब ने केस फाइल कर दिया। ठीक है, क्या वो जीतेगा नहीं जीतेगा? क्या डिसीजन आया होगा कोर्ट में? क्या डिसीजन आया होगा जज साहब का? जज साहब ने क्या बोला? बॉब द बिल्डर कैन नॉट sue द कंपनी, राइट, एज इट्स अल्ट्रा
वायर्स एक्ट। और हमें पता ही है कि हम क्या मानते हैं सेक्शन 399 ऑटोमेटिकली क्या होता है, अप्लाई होता है। तो जज साहब ने क्या बोला कि भाई साहब हम तो ये मान के बैठे, हमने तो ये अप्लाई कर दिया 399 कि आपको पूरी नॉलेज थी किसकी, ऑब्जेक्ट क्लॉज की भी, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। फिर भी आप नॉलेज रखते हुए भी कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, फिर भी आप उनसे डील करने जा रहे हो, तो भाई साहब आपकी गलती है। क्यों मेमोरेंडम पढ़ने के बाद वो काम कर रहे हो जो उनकी लक्ष्मण रेखा के बाहर है। तो क्या लिखोगे, एक और मजेदार बात, एक अगली मजेदार बात क्या है, जो टावर है वो क्या है, नाउ टावर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। भैया टावर तो बन गए, वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई, टावर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। उम्मीद है बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से आपको अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वॉइड अब इनिशियो होता है, जिसने है ना गलती की है या जिसका लॉस हुआ है वही झेलेगा, राइट। अब एक शानदार केस, एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों, यानी एक्चुअली में ऐसा था क्या जो अल्ट्रा वायर्स को है ना इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अल्ट्रा वायर्स है ना इतनी खतरनाक चीज बन गई हमारे लिए। एक्चुअली में ये कहानी शुरू हुई आज से कई साल पहले, 100 साल पहले, 1875। ध्यान सुनना, बहुत ही मजेदार चीज है। 1875, राइट। एक कंपनी थी, नाम था एशबरी रेलवेज कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था, नाम याद रखना है सर, जी हाँ नाम याद रखना है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। इनके बहुत सारे बिजनेस थे। किस तरह के बिजनेस थे सर, कुछ इस तरह के बिजनेस थे, सेल और है ना लैंड, ई आएगा ना, लैंड, रेलवे कैरेज यानी कि रेलवे के कैरेज हो गए, यानी डब्बे, वैगन यानी कि पहिए, उनको बेचते थे है ना और किराए पर दिया करते थे। दूसरा काम क्या था, बहुत ही खतरनाक, वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। एक ये वर्ड लिखा था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स। कुछ माइंस वगैरह का बिजनेस भी करते थे और मेटल वगैरह का भी बिजनेस किया करते थे। कंपनी पहुंची दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास, जिसे आप बचपन में है ना देखते आए हैं, राइट। यानी कि इस बंदे का जो डॉग है, कुत्ता है, वो भी क्या है, डॉलर्स, उसका नाम भी डॉलर है, उसके ऊपर डॉलर के निशान ही बने हुए हैं। यानी कि इस बंदे का नाम था रिची रिच। क्या नाम था, रिची रिच, याद आ गया ना, रिची रिच। लेकिन हमें एग्जाम में रिच मत लिख के आना है, सिर्फ क्या लिख के आना है, सिर्फ रिची लिख के आना है। कंपनी पहुंची रिची के पास, कहा भाई साहब फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट करना है, फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्यों करना है सर, एक्चुअली में हम बेल्जियम में, ठीक है सर, बेल्जियम में हम रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं, रेलवे ट्रैक। ठीक है जी बात, अंग्रेजों का जमाना है, ठीक है, रेलवे ट्रैक हम बिछाने वाले हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत है, आप हमसे पैसे का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हमें पैसे दीजिए। रिची रिच ने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट किया, लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी, इतनी बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन मजेदार बात क्या हुई, कंपनी ने ब्रीच किया। किसने ब्रीच किया, कंपनी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और रिची कोर्ट तक पहुंच गए। रिची फाइल्ड द सूट। क्या कहा रिची ने कोर्ट में जाके, रिची ने कोर्ट में जाके ये बात बोली, सर मुझे ये लगता है कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है फाइनेंस का वो बिल्कुल सही किया है, मुझे पैसे वापस मिलने चाहिए। मैंने कंपनी को लोन दे दिया है कि नहीं बात, मान लो 1000 करोड़ का लोन दे दिया जी, मैंने कंपनी को 1000 करोड़ का लोन दे दिया, कंपनी ने अपना काम वाम भी कर लिया होगा, मुझे वो लोन वापस नहीं दे रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे लोन वापस मिलना चाहिए। जज साहब ने सबसे पहली शानदार बात क्या बोली, सुनना ध्यान से। जज साहब ने बोला भाई साहब पैसा बहुत है आपके पास, मान लिया, लेकिन ये बताओ 399 लगता है आपके ऊपर, 399 सेक्शन 399 लगता है, और वो कहता है कि अगर आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हम ये मानेंगे कि आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। बताओ आपने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा, क्या मेमोरेंडम आर्टिकल को समझा, बताइए आप पढ़ा या नहीं पढ़ा। रिची आया अपनी एक फोटो लेकर, रिची ने बोला सर बिल्कुल गौर से पढ़ा है, ये देखिए, है कि नहीं बात, इतने गौर से पढ़ा है, इतने गौर से पढ़ा है
कि डॉलर्स की कुर्सी पे बैठ के मैंने उनका मेमोरेंडम और आर्टिकल गौर से पढ़ा है। तो जज साहब ने बोला भाई जब इतनी रिसर्च करी ली है आपने तो आप मुझे ये बता दो भैया, जब आपने पढ़ लिया तो कहां आपको ऐसा लगा कि फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लोन का कॉन्ट्रैक्ट, पैसों की लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी किसके लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, ठीक है, वो भी इतने हजारों करोड़ का, कंपनी के इंट्रा वायर्स एक्ट में आता है, यानी कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सोचिए, ठीक है ना। एक तो फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हमें तो नहीं लगता यहां पे कहीं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात लिखी है। दूसरी बात, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम है रेलवे के डब्बे बनाना, रेलवे के पहिए बनाना, डब्बे बनाना, पहिए बनाना, डब्बे बनाना, पहिए बनाना, ठीक है, राइट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम करना, नॉर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम करना, और माइंस वगैरह का काम करना, और मेटल वगैरह काम करना। रेलवे ट्रैक का काम भी तो नहीं है। एक तो पैसा लिया है ना, राइट, एक तो यही मुझे लगता है क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस। दूसरा, पैसा किसके लिए लिया, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। तो रेलवे ट्रैक बिछाने वाला काम तो यहां पे कहीं नजर नहीं आ रहा कहीं भी। तो रेलवे ट्रैक बिछाना भी क्या है कंपनी के लिए, अल्ट्रा वायरस है। तो आपको कहां से ये बात नजर आ गई कि मेमोरेंडम इतने गौर से पढ़ने के बाद कि ये इंट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड पावर नहीं है, विद इन पावर है, इंट्रा वायरस है। रिची का जवाब सुने, रिची का जवाब सुने बहुत गौर से। रिची ने बोला सर 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 ध्यान से देखिए सेकंड पॉइंट पे, ध्यान से देखिए भाई और बहनों, ध्यान से देखिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा काम एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। सारी कहानी यहां आके अटक गई, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो रिची ने क्या बोला, रिची ने बोला सर ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, इस जनरल कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट, पटरी बिछाने के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल मतलब क्या होता है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर के बाहर जो परचूने की दुकान है उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है जनरल स्टोर, क्या लिखा होता है, जनरल स्टोर। जनरली नॉर्मली जो आपको सामान चाहिए वो सब यहां मिलेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल स्टोर। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जनरली फाइनेंस का जो काम होगा वो भी कर लेंगे, और जनरली क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड काम चलते हैं तो जनरली मतलब ट्रेन के पहिए ये बिछा देंगे। तो मुझे लगता है जो मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किसके अंडर आता है, वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है। बात समझ में आई। कोर्ट में बहुत शानदार तरीके से केस चला, लेकिन जज तो जज है, जज ने ऐसा डिसीजन दिया दुनिया हिल गई, राइट। जज ने कहा सर मैं आपको अपना डिसीजन देने से पहले एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं और फिर समझाता हूं कि आपने क्या सोचा और हम क्या सोच रहे हैं। तो चलिए उस डिसीजन से पहले वो वीडियो देखते हैं जो उस जज ने आज से 100-125 साल पहले उस जज ने रिची को दिखाई थी। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जज ने क्या डिसीजन दिया होगा। नेक्स्ट वंदे इडली वडे बोंडा पोंगल उपमा पूरी मसाला डोसे पूरी वडा वडे वडे काय होता है, इडली वडे पोंडा उपमा अप्पम सेवई पोंगल पूरी डोसा मसाला डोसा ऑनियन रोस्ट नहीं रोस्ट तो समझ में आया कुछ, सर पता ही नहीं लगा। सुने ध्यान से बात, फिर आपको समझ में आ जाएगी जज ने क्या डिसीजन दिया। अब ये जो अंकल जी हाथ जोड़ के क्या बोल रहे हैं, इडली है कि नहीं, बात क्या बोले जा रहे हैं, इडली वड़ा पोंगल मसाला डोसा रसम है ना, कर्ड राइस, यानी कि ये सब के सब एक ही जगह के नाम ले रहे हैं जिसे आप बोलते हैं सर साउथ इंडियन फूड। ठीक है जी, कौन सा फूड है सर, साउथ इंडियन फूड, सारे के सारे साउथ इंडियन। अब आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, सुनना बहुत ध्यान से बात, अब आप इस जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप क्या ऑर्डर करेंगे, ठीक है,
ऑब्वियसली बात है सर, हम ऑर्डर क्या करेंगे, साउथ इंडियन फूड ही हम ऑर्डर करेंगे। लेकिन 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 अगर आपने बोला कि भाई मुझे चाहिए छोले भटूरे, ठीक है, क्या चाहिए, छोले भटूरे, तो लाके दे देगा क्या, वो लाके दे देगा क्या? अब वो कह रहा है सर इडली वड़ा सांबर पोंगल, और बड़ा बड़ा साथ में क्या लिख दिया, एटसेट्रा, राइट, क्या लिख दिया, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब आप कह रहे हो सर छोले भटूरे ला दे, तो बताओ वो लाके दे देगा? वो कह रहा है सर छोले भटूरे तो है नहीं, तो आप गुस्सा कर रहे हो, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब इडली वड़ा पोंगल कर्ड राइस मसाला डोसा रवा डोसा एटसेट्रा, तो एटसेट्रा मतलब छोले भटूरे मंगाऊंगा मैं, तो छोले भटूरे क्यों मंगा रहे हो, एटसेट्रा में तो तुम पास्ता मंगा दो फिर, इससे है कि नहीं बात, राइट, पास्ता लिया भाई, ठीक है। तो क्या वो कहीं भी इन शब्दों से मैच कर रहा है? यानी कि इतने भी शब्द उसने बोले साफ साफ झलक रहे हैं कि ये साउथ इंडियन फूड की बात कर रहा है, साउथ इंडियन डिशेस की बात कर रहा है। तो छोले भटूरे नॉर्थ इंडियन हो गए, पास्ता है ना इटली का हो गया, तो यानी कि पास्ता या छोले भटूरे ये डिश यहां पर नहीं मिलेगी। तो एटसेट्रा में क्या नहीं आएगा, एटसेट्रा में नॉर्थ इंडियन है ना, ईस्ट और वेस्ट इंडियन फूड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन फूड ही आएगा। इस एटसेट्रा को क्या नाम दिया गया सर, इस ETC को उस केस के अंदर नाम दिया गया जनरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, क्या नाम दिया गया, ध्यान से समझना, क्या नाम दिया गया, जनरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब ये जनरल वर्ड जिस भी चीज के साथ जोड़ा जाता है, ये जनरल वर्ड जिस भी चीज के साथ जोड़ा जाता है, ये जनरल वर्ड उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है, ये जनरल वर्ड उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। उस केस में समझ गए बात, डिसीजन समझ चुके हो आप। उस केस में एशबरी रेलवे कैरेज वाले केस में जनरल वर्ड बताओ किसके साथ लिखा था, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड किसके साथ लिखा था सर, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ। किसके साथ लिखा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिखा था। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिखा है तो ये जर्नली जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड जुड़ेगा या रिफ्लेक्ट होगा, वो किसके साथ रिफ्लेक्ट होगा सर, वो रिफ्लेक्ट होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी मशीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो इंजीनियरिंग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिक्स से रिलेट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे। यानी जज साहब ने क्या डिसीजन दिया, जज साहब ने डिसीजन दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिंक किए जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिंक किए जाएंगे। बोलो फिर से मेरे साथ, किसके साथ लिंक किए जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ लिंक किए जाएंगे। तो क्या फाइनेंस लेना मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, नहीं हुआ। क्या रेलवे की पटरी बिछाना मैकेनिकल इंजीनियर हुआ, जज साहब ने कहा नहीं हुआ। तो भैया पैसों को लेने देने का कॉन्ट्रैक्ट, लोन का कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सुने ध्यान से रिची भाई साहब, ध्यान से है ना, नोट कर ले एक बात अंतरात्मा की गहराई तक, कि ये जो वर्ड लिखा है ना, वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट ये किससे डिनोट करता है, किससे लिंक करता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जज साहब ने बोला वर्क ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कोई और कॉन्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं, सिर्फ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट ओनली ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क। यानी जो आपने भाई साहब काम किया, फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो किया, वो कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं होता, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं माना जाएगा। आप केस हारेंगे सर। रिची, फाइनली रिची लॉस द केस, रिची भाई साहब केस हार गए। फिर रिजल्ट क्या रिची के 100 करोड़ रुपए वापस देने पड़े कंपनी को? नहीं, कंपनी ने पैसे रख लिए और 100 करोड़ रुपए वापस नहीं मिले, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, वॉइड एब इनिशियो। और कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड एब इनिशियो है तो फिर आपको पता है कुछ नहीं हो सकता,
तो कंपनी को 100 करोड़ रुपए लौटाने की जरूरत नहीं हुई। शानदार जानदार केस एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिची। रिची फिर भी नहीं माना। सुनो मजेदार बात, रिची फिर भी नहीं माना। रिची है ना, इनसे बोला कि भाई साहब ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कंपनी ने पता क्या किया, कंपनी ने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई। सुनना ध्यान से, अगली बात, शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई। शेयर होल्डर्स से ये बोला कि भाई फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे किसके अंडर नहीं आता, मेमोरेंडम के अंडर नहीं आता, क्योंकि मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो फाइनेंस की बातें लिखी नहीं है। तो ये जो फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे मेमोरेंडम में लेके आते हैं और इसे रेटिफाई कर देते हैं। ठीक है नहीं बात, क्या कर देते हैं, इसे रेटिफाई कर देते हैं, अमेंडमेंट करते हैं मेमोरेंडम में। क्या सर मेमोरेंडम में अमेंडमेंट हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप क्या करेंगे, वोटिंग कराएंगे और स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे। यानी वोटिंग कराएंगे और वोटिंग अगर है ना फेवर में चली जाती है तो उसे बोलते हैं रिजोल्यूशन पास हो जाता है, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद आप उस काम को फिर से रेटिफाई कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अब स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया शेयर होल्डर के द्वारा और 100% वोटिंग करा ली गई, किस फेवर में, फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में 100% वोट चली गई। ठीक है जी बात। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला भाई साहब सुनो ध्यान से, है ना, सुनो गौर से दुनिया वालों, अगर आपने कोई काम ऐसा किया है जो बियॉन्ड पावर है, क्या है, बियॉन्ड पावर, अल्ट्रा वायर्स है, अल्ट्रा वायर्स होने की वजह से वो पहले क्या हो चुका है, वॉइड हो चुका है। पहले क्या हो चुका है सर, वॉइड हो चुका है। तो वॉइड होने के बाद आप क्या इतने महान हो गए कि जज से ऊपर निकल जाओगे, कानून से ऊपर निकल जाओगे? क्या गाना गाया था हमने पहले, कानून से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं कुछ नहीं, कानून बिना अब कुछ नहीं, सलमान खान ने गाना गाया था। तो कानून से ऊपर तो निकल नहीं सकते, तो कानून से ऊपर निकल जाओगे, जज से ऊपर निकल जाओगे। जज ने क्या बोल दिया, अल्ट्रा वायरस काम क्या है, वॉइड है। तो अगर आपने उस वॉइड काम को बाद में रिजोल्यूशन पास कर कर वोटिंग कराकर सही करने की कोशिश करी तो भी आप ये नहीं कर सकते। योर रिजोल्यूशन 100% वोटिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप ऐसा करके उस अल्ट्रा वायरस काम को फिर से ठीक नहीं करा सकते। जो बात कानून ने एक बार वॉइड कह दी, जो जज ने एक बार वॉइड कह दी, तो जज के डिसीजन को पलटने के लिए आपको पावर नहीं दी जा सकती। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि अल्ट्रा वायर्स एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। तो यही बात मैंने आपको इस स्लाइड में भी समझा दी थी। ये लिखा देखो, राज की बात, अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड होता है। रिची भाई साहब आपकी आत्मा भी सुन रही हो ना, तो देख लेना, बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। अल्ट्रा वायरस एक्ट वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो होता है। तो रिची भाई साहब कितनी ही रिक्वेस्ट कर ले, कंपनी उसे क्या कर ले, रेटिफाई भी कर दे, 100% वोट भी दे दे कि हाँ भाई इस काम को हम क्या कर लेते हैं, ठीक कर देते हैं, तो भी आप जज से ऊपर नहीं निकल सकते। इसलिए क्या रखेंगे, अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत दिल की गहराई तक, आत्मा की गहराई तक पहुंच चुका होगा। एक बार देख लेते हैं ये केस क्या है, ठीक है, क्योंकि केस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। केस समझ लीजिए, फिर तो सिर्फ एक रीडिंग लेनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लीडिंग केस थ्रू विच डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स आया। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल, है कि नहीं बात, किसके थ्रू आया, एशबरी रेलवे कैरेज आयरन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची 1875। फैक्ट क्या थे, ध्यान से देखेंगे। मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट क्या थे, सेल, मेक, लैंड, हायर रेलवे कैरेज और रेलवे वैगन्स। ठीक है, कहीं रेलवे की पटरियां लिखी है सर, नहीं लिखी है। कहीं भी फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, नहीं लिखा सर। दूसरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं भाई, दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है कि नहीं बात, यही सबसे खतरनाक बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, क्या लिखा है, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही तो सारा खेल खेला गया है। अगला काम क्या है, परचेज, लीज, सेल एंड वर्क माइंस। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है।
टू परचेज एंड सेल द मर्चेंट्स, है ना, और एजेंट्स, कोल, टिम्बर, मेटल, यानी इस तरह के बिजनेस है। और एटसेट्रा जो वर्ड लिखा है वो भी इससे ही रिलेट किया जाता है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर है, एचबी रेलवे के जो डायरेक्टर, उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया रिच से फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन, यानी कि फाइनेंस का, पैसे का लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो रेलवे लाइन वो बिछाएंगे बेल्जियम में। कंपनी ने बाद में क्या किया, जब देखा कि यार ये तो अल्ट्रा वायर्स काम जा रहा है, यानी कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में ये बात लिखी ही नहीं है फाइनेंस से कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, तो उन्होंने ये काम किया, रेटिफाई कर दिया, ठीक है, किसके द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि मीटिंग में, ठीक है, शेयर होल्डर को बुला के मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया और भैया 100% वोटिंग दिलवा दी कि यस कर दो, ये काम हम करेंगे। कंपनी हैव रिपीटेड द कॉन्ट्रैक्ट, बाद में कंपनी ने मना कर दिया पैसे लौटाने से। रिची ने केस किया, है ना सर, वही कहानी, मजा आ रहा है। रिची ने केस किया कंपनी के ऊपर, उसने अपने केस में क्या दलीलें पेश करी। सबसे खतरनाक बात, जो मैंने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट किया है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है, राइट। द कॉन्ट्रैक्ट जो उसने किया इज वेल विद इन विद जनरल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप बात घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला, राइट, कि भैया कंसेंट वॉज नल एंड वॉइड, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वॉज नल एंड वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। सर क्यों वॉइड होगा कॉन्ट्रैक्ट? अब मुद्दे की बात है, सुनना ध्यान से। इट सेड दैट द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्ट वॉज एसोसिएटेड, किससे लिंक्ड है, विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। समझ में आई बात? क्यों जज साहब ने वो वीडियो दिखाई, इडली, डोसा, सांबर, रसम साउथ इंडियन फूड है तो कोई इटालियन फूड आप उसमें जोड़ नहीं सकते, एटसेट्रा में, है ना, और जनरल में आप इटालियन फूड नहीं डाल सकते। इट हैड टू बी रीड इन कनेक्शन विद द मेन बिजनेस, यानी कि वो किसके साथ रीड करना है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ ही रीड करना है। इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्ट वॉज सो इंटरप्रेटेड, अगर जैसा रिच कह रहा है कि भैया जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो आप फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी लेके आ जाओ, अगर ऐसा होने लगा कि अगर कोई साउथ इंडियन बंदा बोल रहा है, ठीक है, इडली, डोसा, सांबर, राइट, उसके बाद आप कह रहे हो एटसेट्रा, तो एटसेट्रा में अगर आप कोई इटालियन फूड लेके आ रहे हो तो उसका मतलब फिर तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। फिर तो आप क्या कह दो, फिर तो आप ये कह दो जनरल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इंटरप्रिटेट करो, जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आप हर तरह की हर चीज डाल दो, चाहे शिपिंग बिजनेस डाल दो, इंश्योरेंस का बिजनेस डाल दो, कपड़े का बिजनेस डाल दो, है कि नहीं बात, फिर तो कोई बिजनेस डाल दो, बिजली का बिजनेस डाल दो। तो जज साहब ने बोला अगर जनरल कॉन्ट्रैक्ट को जर्नल कुछ भी मान ले तो फिर तो कुछ भी मतलब, फिर तो शिपिंग बिजनेस भी मान लो और इंश्योरेंस का बिजनेस भी मान लो। पर ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं होता। तो फिर फाइनली जज साहब ने क्या बोला, ठीक है, तो जज साहब ने बोला कि भाई अल्ट्रा वायरस से कोई भी पर्सन बाइंड नहीं होता, जो मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में समझाया। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बाइंड, नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इट कैन नॉट बी इंट्रा वायरस। आप उसे विद इन, अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड पावर, इंट्रा वायरस मतलब विद इन पावर नहीं ला सकते। बाय द रीजन स्टोपल एक्यूजेशन लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रेटिफिकेशन, कि भैया टाइम बहुत बीत गया, डिले हो रहा है या रेटिफिकेशन कर रहे हो तो हम उसे इंट्रा वायरस मान लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अल्ट्रा वायरस इज ऑलवेज अ अल्ट्रा वायरस। ठीक है जी बात, पूरी की पूरी पोजीशन क्या आपके सामने आती है, व्हेन एन एक्ट, वही बातें हैं, पॉइंट्स बता दी। जब भी कोई काम होगा वो काम तो लीगल ही होगा, दो इट इज लीगल, वो काम बिल्कुल लीगल है। हाँ जी, हम कब कह रहे हैं कि पैसा लेना, रेलवे लाइन बिछाना इलीगल है? हाँ जी लीगल है। इज नॉट ऑथराइज बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज, और वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो कंपनी के फाइनेंस का, रेलवे लाइन का बात लिखी ही नहीं थी, ठीक है ना, राइट। और बाय स्टैच्यू इट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी एंड हेंस नल एंड वॉइड, तो भैया वो अल्ट्रा वायरस ही कहलाया जाएगा। सर समझ चुके, मजा आ गया। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड, ठीक है जी, कंपनी 100% वोटिंग करा ले तो भी वो इंट्रा वायरस नहीं बन सकता, इवन बाय यूनैनिमस, ठीक है जी, तो भी वो इंट्रा वायरस नहीं मानेंगे। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस द कंपनी, ये हो सकता है, ये हो सकता है एक ऐसा काम जो डायरेक्टर के, है ना, लक्ष्मण रेखा के बाहर है लेकिन कंपनी की लक्ष्मण रेखा के अंदर है, ठीक है। जैसे भाई हमने एक डायरेक्टर के ऊपर एक लिमिट लगा दी कि भाई साहब आप 1 करोड़ से ज्यादा का
लोन मत ले लेना, ठीक है। पर डायरेक्टर ने 5 करोड़ का लोन ले लिया, लेकिन ये लोन का काम है ना कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर आता है कि भाई कंपनी अपने बिजनेस के लिए तो कितना ही करोड़ों का लोन ले सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर काम डायरेक्टर से अल्ट्रा वायरस हो गया कि भाई मेरी है ना, मेरी लिमिट थी 1 करोड़, मैंने 5 करोड़ का लोन ले लिया, तो कंपनी अगर चाहे तो मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर दे, मीटिंग में वोटिंग करा ले और कह दे इस डायरेक्टर की हैसियत को या इस डायरेक्टर की पावर को 1 से 5 करोड़ कर दिया जाए, ताकि जो उसने 5 करोड़ का लोन लिया है वो वैलिड हो जाए, इसमें कोई बुराई ना मानी जाए। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सिर्फ एक डायरेक्टर का अल्ट्रा वायरस है ना, लेकिन इंट्रा वायरस है कंपनी से। इंट्रा वायरस है कंपनी से मतलब कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो बात लिखी है, यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि कंपनी है ना कभी भी किसी से भी मान लो 1000 करोड़ तक का लोन ले सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने जेन्युइन बिजनेस काम के लिए, ठीक है ना। तो उसमें लिख दिया, लेकिन डायरेक्टर 1 करोड़ का लेता है, तो कंपनी के लिए तो इंट्रा वायरस है, डायरेक्टर के लिए अल्ट्रा वायरस है। उसको आप रेटिफाई कर सकते हो बाय द मेंबर शेयर होल्डर के द्वारा रिजोल्यूशन पास कर एट जर्नल मीटिंग, यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बुलाकर, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग को। आई होप बात बिल्कुल गहराई तक पहुंच चुकी होगी। इफ एक्ट इज अल्ट्रा वायरस, सेम बात, अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस है आर्टिकल के अंदर, किसके अंदर, आर्टिकल के अंदर, इट कैन बी रेटिफाइड बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग, यानी कोई भी काम आर्टिकल के अंदर अल्ट्रा वायरस, आर्टिकल के अंदर कोई बात लिखी है, जैसे आजकल क्या लिखा होता है आर्टिकल में, बातें लिखी होती है जैसे मीटिंग के बारे में, वोटिंग के बारे में। सुनना ध्यान से भैया, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि वोटिंग जब करेंगे तो या तो आप अपनी वोट हेड ऑफिस में पहुंच के डाल दो। अब भैया मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैं मुंबई थोड़ी जाऊंगा हेड ऑफिस में वोट डालने, तो पहले क्या होता था चिट्ठी से वोट लिख के दे, तो भैया मैं चिट्ठी लिखूंगा, चिट्ठी ना कोई संदेश है ना, चिट्ठी लिखी और भेज दिया। फिर क्योंकि जमाना बदल गया तो कंपनीज ने बोला चिट्ठी से भी क्यों पोस्ट करनी है वोट को, इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग कर दो जी, ई वोटिंग, क्या कर दो, ई वोटिंग। अब ई वोटिंग क्या है, ई वोटिंग अल्ट्रा वायरस हो गई कंपनी के आर्टिकल के हिसाब से, भी कंपनी के आर्टिकल में ई वोटिंग जैसा शब्द लिखा ही नहीं है, ठीक है, कंपनी के आर्टिकल में ई वोटिंग लिखा ही नहीं है। तो जज साहब ने क्या बोला, टेंशन नको लेने का, ठीक है, क्या करो, आर्टिकल को ऑल्टर करो, आर्टिकल को चेंज करो और आर्टिकल के अंदर एक वर्ड ऐड कर दो, पोस्टल, है ना, चाहे आप पोस्टल यानी पोस्टल वोटिंग कर दो, चाहे आप ई वोट कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जज साहब ने कहा ये कर सकते हैं, ये हम अल्ट्रा वायरस नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस आर्टिकल के लिए है, तो आर्टिकल में चेंज करके आप उसको इंट्रा वायरस बना सकते हैं। लेकिन कोई काम अगर है ना कंपनी लॉ से ऊपर जा रहा है या फिर मोआ से ऊपर जा रहा है तो और वो अल्ट्रा वायरस निकला, तो फिर उसे आप रेटिफाई नहीं कर पाएंगे एचबीडी रेलवे के हिसाब से। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी शानदार जानदार तरीके से, ठीक है। अब आखिरी में आते हैं जस्ट रीडिंग लेते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं, राइट। अल्ट्रा वायरस सिंपली मींस बियॉन्ड द पावर, द लीगल फेज अल्ट्रा वायरस एप्लीकेबल ऑन टू एक्ट देन एक्सेस ऑफ द लीगल पावर ऑफ द डोर्स, यानी कि डोर्स मतलब जो काम कर रहा है उसकी पावर से बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्ता, क्या लिखेंगे, कर्ता। दिस प्रीसपोजेस दैट द पावर इन द नेचर आर लिमिटेड, कि भैया पावर जो होती है ना वो लिमिटेड ही होती है, ठीक है ना, अनलिमिटेड पावर नहीं दे देंगे आपको, भगवान नहीं बना देंगे आपको। और फंडामेंटल रूल क्या है, बेसिक रूल तो कंपनी लॉ यही कहता है, अगर कंपनी लॉ को ध्यान से जितना भी हमने पढ़ा है, बेसिक बात, एक जनरल बात ये निकल के आती है कि जो भी बात मेमोरेंडम में लिखी है आप उससे बाहर नहीं जा सकते, और अगर उससे बाहर जाने की कोशिश भी करोगे तो उतनी ही कोशिश करना जितनी एक्ट आपको परमिशन देता है कि नहीं बात, यानी एक्ट से ऊपर नहीं निकल सकते, याद है ना बात। मेमोरेंडम अगर पिताजी है, एक्ट दद्दू है कि नहीं बात, दद्दू से ऊपर तो आप निकल ही नहीं सकते। दिस फार एज नो फर्दर, बिल्कुल सही बात है। इन कॉन्सिक्वेंस एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी विच ट्रेवल्स बियॉन्ड द पावर, कोई भी काम जो ट्रेवल निकल जाए पावर से बाहर, not only of the director but also of the company and wholly void and inoperative in law, चाहे वो डायरेक्टर से निकल जाए, चाहे वो कंपनी किसी भी काम से निकल जाए, तो वो इनऑपरेटिव होगा यानी void होगा,
नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। और आज की बात जो मैंने आपको बता दी वो कंपनी के ऊपर भी बाइंड नहीं होती, वो बाहर वाले के ऊपर भी बाइंड नहीं होती। ऑन दिस अकाउंट कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर द पर्पस, है कि नहीं बात, अदर देन दो सैंक्शन बाय द मेमोरेंडम। अपने पैसे को उन कामों के लिए मत लगाओ जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा, यानी कि उन्हीं कामों के लिए लगा सकते हो जो मेमोरेंडम ने सैंक्शन किए हैं। इट कैन बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम वन ऑथराइज्ड बाय टू कैरी ऑन, यानी कि आप रेस्ट्रेन टू कैरी ऑन ट्रेड वो बिजनेस नहीं कर सकते जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है कि नहीं बात। तो एशबरी रेलवे की यही तो बात निकली, ठीक है। उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जब फाइनेंसिंग का बिजनेस या पटरी बिछाने का बिजनेस नहीं है तो फिर वो काम वो नहीं कर सकते। वही बातें हैं, थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज पे गौर करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्ट्राइन है, रूल है, तो रूल को थोड़ा सा याद करना पड़ता है। इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्राइनल टर्म इज दैट कंपनी कैन नाइदर बी सूड, कंपनी कैन नाइदर, ये है सबसे खतरनाक बात। ये चांद तारे लगाएंगे इसके ऊपर, समझ रहे हो बात को, राइट। खतरा बना लो इस पहली लाइन के ऊपर, डेंजरस। क्या लिखा है, कंपनी कैन नाइदर बी सूड ऑन द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन नॉर इट कैन sue ऑन इट, ठीक है जी बात। कंपनी के ऊपर केस नहीं हो सकता, ना कंपनी किसी और के ऊपर केस कर सकती, ये है राज की बात, ठीक है। सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सेक्शन 399 आपको मैं बता ही चुका हूं, टेंशन वाली बात है ही नहीं, जस्ट रीडिंग लेनी है। पब्लिक के लिए ओपन है तो ये माना जाएगा। अगर रिची रिच ने कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट किया तो उसने डॉक्यूमेंट पढ़ रखा है, बॉब द बिल्डर ने कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट किया तो उसने डॉक्यूमेंट पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, राइट। डीम टू बी नो अबाउट द पावर ऑफ द कंपनी। इफ इन स्पाइट ऑफ दिस यू एंटर द ट्रांजेक्शन विच अल्ट्रा वायरस द कंपनी यू कैन नॉट एनफोर्स अगेंस्ट द कंपनी, तो फिर आप कंपनी के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और एग्जाम्पल भी कुछ वैसे ही लिखा है, इफ यू आर सप्लाई, है ना, तुम्हारे लिए बात चल रही है, तुम्हारे लिए, ठीक है। यू तुम्हारे लिए लिखता हूं मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कौन हो गए, सर इमरान हाशमी, वही है मिस्टर एक्स। आपने कंपनी को गुड्स दे दिए, आपने कंपनी को सर्विस दे दिया, आपने कंपनी को लोन दे दिया, सुनना ध्यान से, क्या किया, कंपनी को लोन दे दिया। यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी, खत्म कहानी। आपने जैसे ही कंपनी को लोन दिया, अब आप उस लोन को रिकवर नहीं कर सकते अगर वो ट्रांजेक्शन कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरस है, कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी नहीं है। बट इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी हैज नॉट बीन एक्सपेंडेड द लेंडर में स्टॉप द कंपनी फॉर पार्टिंग इट बाय मींस ऑफ इंजेक्शन, यानी कि अगर वो पैसा खर्च नहीं हुआ, अगर वो पैसा बचा हुआ है कंपनी के खाते में, कंपनी के अकाउंट्स में, तो आप केस तो नहीं कर सकते, बस इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हैं। आप इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हैं, यानी कि स्टे ऑर्डर ला सकते हैं कि भैया मेरा पैसा कंपनी के पास पड़ा है, कंपनी के बैंक अकाउंट में अभी भी पैसे हैं सर, मुझे पता है, कंपनी को रोक दो, कंपनी को रोक दो उसे खर्च करने से, तो कोर्ट आपको कुछ रियायत दे देगा, राइट। क्योंकि कंपनी उस पैसे की ओनर नहीं है जो अल्ट्रा वायर्स काम करके कंपनी ने ले लिए हैं। एज ए लेंडर रिमेन्स द ओनर, क्योंकि देने वाला कौन, एक्स, आप, देने वाला अभी भी पैसों का ओनर ही है। ही कैन टेक बैक द प्रॉपर्टी इन स्पेसिस। सर इन स्पेसिस मतलब, इन स्पेसिस का मतलब होता है जिस फॉर्म में प्रॉपर्टी दी है, या तो आपको उसी सेम फॉर्म में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या फिर वो फॉर्म नहीं बची तो भैया उसके बदले कैश में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। समझ आ गई ना बात। इन स्पीसीज का मतलब ये होता है, इफ द अल्ट्रा वायरस लोन हैज बीन यूटिलाइज इन द मीटिंग ऑफ लॉफुल डेट, अगर अल्ट्रा वायरस लोन को डेट पे करने के लिए, है ना, लगा दिया गया है, लोन लिया एक्स से और डेट पे कर दिए, लेंडर जो मिस्टर एक्स है स्टेप इनटू द शूज ऑफ डेटर पेड ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वुड बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द लोन, है ना, फ्रॉम द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी, सुनना ध्यान से, अगर कंपनी उस पैसे को लेकर आपसे, ठीक है ना, पैसे को लेकर अपने लॉफुल डेट पे कर रही है, तो भैया आपसे पैसा लिया, है ना, तो आप कौन हुए कंपनी के, आप कौन हुए कंपनी के, क्रेडिटर हुए, ठीक है। कंपनी ने आपको कहां पे दिखा रखा है, अपने क्रेडिट साइड में। आपने कंपनी को क्या दिखा रखा है, आपने कंपनी को पैसा दिया है, ठीक है, तो आपने कंपनी को क्या दिखा रखा है, एज अ डेटर दिखा रखा है। तो जज साहब ये कह रहे हैं कि जैसे ही ये पता लगेगा कंपनी आपके पैसे को लॉफुली डेट में
लॉफुली क्रेडिटर को पे करने में लगा रही है, तो आप भी उन क्रेडिटर में कूद जाना। किसमें कूद जाना? आप भी वहीं तक उन क्रेडिटर्स में कूद जाना। आप भी कहना भैया मैं भी आपके क्रेडिट साइड में आ गया हूं, मैं भी आपका क्रेडिटर हूं। जब आप मेरे ही पैसों को अपने लॉफुल, है ना, अपने लॉफुल डेट में, मेरे पैसों को अपने लॉफुल डेट में पे कर रहे हो, तो आपका लॉफुल डेट तो मैं भी हूं, आपका लॉफुल डेट क्रेडिटर तो मैं भी हूं। तो मेरे ही पैसों को भैया मुझे ही लौटा दो। मेरे ही पैसों को किसी और का डेट चुकाने में लगा रहे हो, मेरे ही पैसों को लॉफुली पे कर रहे हो, तो मेरा ही पैसा भैया मुझे ही दे दो। मैं भी तो आपका लॉफुल डेट हूं, मेरा पैसा मुझे ही दे दो ना। है कि नहीं? बात खत्म। तो जज साहब ने से क्या बोला? हाँ ये बात सही है। तो आप उस पोजीशन पे आ जाएंगे और आप एंटाइटल होंगे अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। सर मजा ही आ गया, क्या डॉक्ट्राइन है, राइट। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स अ कंपनी बियॉन्ड, क्या होगा? वॉइड होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। कैन नॉट बी रेटिफाई, ये बात हम पढ़ चुके, रेटिफाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। समटाइम्स एक्ट is ultra virus can be regularized by the ratifying subsequently. For instance, if the act is ultra virus the power of the director, ये तो हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं अभी पॉइंट्स में। अगर डायरेक्टर के अल्ट्रा वायरस है लेकिन मेमोरेंडम में कोई दिक्कत नहीं है, तो शेयर होल्डर उसे रेटिफाई कर सकते हैं। अगर आर्टिकल से अल्ट्रा वायरस है, एग्जांपल दिया ई वोटिंग का, और अभी तक लिखा नहीं है, तो कंपनी आर्टिकल को ऑल्टर कर दे, आर्टिकल में ऐड कर दे ई वोटिंग, तो भैया ये काम हो सकता है इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी। अगर वो कंपनी के इंट्रा वायरस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट इज डन इरेगुलरली, शेयर होल्डर कैन वैलिडेट इट। तो शेयर होल्डर चाहे तो उसको वैलिडेट कर सकते हैं। चलो भाई आपने कोई अल्ट्रा वायरस काम कर दिया लेकिन पावर्स के अंदर है, तो हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे। आई होप अल्ट्रा वायरस तो बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेकिन अल्ट्रा वायरस के साथ एक बड़ी सी दिक्कत है, राइट। वो ये सुनना ध्यान से, अल्ट्रा वायरस जो है वो तो है ही, क्वेश्चन जो बनेगा वो अल्ट्रा वायरस से ही बनेगा, एचबी रेलवे से ही बनेगा, और लीगल लैंग्वेज को ध्यान देना होगा। लेकिन अल्ट्रा वायरस के डिसएडवांटेज है ना, जो इसके मेन एडवांटेज से थोड़ा सा ज्यादा भारी लगता है डिसएडवांटेज। क्या मेन एडवांटेज क्या है? सर मेन एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज तो है कि ये प्रोटेक्शन देता है शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को, है कि नहीं बात? सर बिल्कुल सही बात है कि जितने भी शेयर होल्डर है, जितने बाहर वाले हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है कि अगर उनकी गलती नहीं है, ठीक है ना, बाहर वालों की अगर गलती नहीं है, और किसकी गलती है? कंपनी की गलती है, तो कंपनी की गलती मानी जाएगी, बाहर वालों की गलती नहीं मानी जाएगी। जैसे बॉब द बिल्डर के साथ हुआ, ठीक है ना। अगर बॉब द बिल्डर को पैसे दे दिए हैं और बॉब द बिल्डर ने टावर नहीं बनाए, तो फिर कंपनी गलती मानी जाएगी, क्यों अल्ट्रा वायरस काम कर रहे हो, ठीक है। इसका उल्टा वायरस वर्सा भी कर सकते हैं, 399 लग जाएगा और मानेंगे कि भैया बॉब द बिल्डर ने क्या कर रखा है, मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ रखा है, अब उसकी गलती है, तो कंपनी उसका हर्जाना नहीं देगी, बॉब द बिल्डर को झेलना पड़ेगा और टावर्स कंपनी के हो जाएंगे, बॉब द बिल्डर को पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये बचाता है लोगों को, ये बात तो समझ में आई। कई बार ये यूजफुल भी रहता है ना, क्या करने के लिए? रेस्ट्रेनिंग द एक्टिविटी ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर लगाम लगाने के लिए, डायरेक्टर के ऊपर लगाम लगाने के लिए भी क्या है, काम आता है कि भाई हमने मेमोरेंडम में आर्टिकल में डायरेक्टर के ऊपर लगाम लगा दी, भाई इससे ऊपर काम नहीं करना तेरे को, ठीक है। 1 करोड़ के लोन की तेरी इजाजत है ना, तो 5 करोड़ कैसे ले लेगा? गलती तेरी मानेंगे हम तो नहीं कर रहे। यूनैनिमस वोटिंग और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वोटिंग करा के तेरे काम को इंट्रा वायरस बना दे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तुझे सजा मिलेगी। अब तो डायरेक्टर भी डर जाएगा, भाई इस बार मुझे, है ना, इंट्रा वायरस बना दो, वोटिंग कर लो, मेरे काम को रेक्टिफाई कर दो, बाद में नहीं करूंगा, प्लीज आई एम सॉरी, है ना। तो डायरेक्टर के ऊपर भी लगाम लग गई, ठीक है ना। लेकिन इट इज सो ओनली न्यूसेंस, यानी कि सिर्फ एक छोटी सी बाधा है, रुकावट है ना। इन सो फार इट प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम चेंजिंग द एक्टिविटी इन डायरेक्शन विच एग्रीड बाय ऑल, यानी कि एक छोटी सी अल्ट्रा वायरस, क्या अल्ट्रा वायरस एक टुच्चा मुच्चा सा एक छोटी सी पावर दी है कि भाई वो क्या कर सकता है, छोटी सी रुकावट डाल सकता है उस काम को रोकने के लिए जिसको सब चाहते हैं। अब सुनना इसका बेस्ट एग्जांपल, एशबरी रेलवे वाले केस में क्या हुआ भाई, फाइनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अल्ट्रा वायरस हो गया, ठीक है। जज साहब ने ये बोल दिया इसे आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, अब तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तो रेक्टिफाई कर नहीं पाए, वो तो खत्म, बात खत्म हो गई, रात गई बात गई, खेल खत्म। उसके कुछ महीने के बाद बिल्कुल नया एक नए फेज पे आते हैं, उसके कुछ महीने के बाद कंपनी को लगा कि हम एक काम करते हैं अपने मेमोरेंडम में, है ना, हम एक काम करते हैं अपने मेमोरेंडम में, यहां पर
एक और बिजनेस जोड़ देते हैं। ठीक है जी, अपने मेमोरेंडम में यहां पर एक और बिजनेस जोड़ते हैं, फाइनेंस का या फिर रेलवे ट्रैक का। न्यू बिजनेस, ठीक है जी, न्यू बिजनेस उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, इस काम को तो रेक्टिफाई नहीं कर पाए, इसको तो ठीक नहीं कर पाए मेजॉरिटी के द्वारा। ये तो रात की बात की, खत्म होगी बात, रिची भी घर चला गया, भी घर चले गए। कुछ महीनों के बाद आराम से जब मामला ठंडा हो गया, रिची घर चला गया, उसके बाद कंपनी के सब शेयर होल्डर मिले और सबने क्या बोला, 1 2 3 और अब ये होगा हमारा चौथा बिजनेस। हम इस चौथे बिजनेस को भी इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में डालते हैं और इसे भी अपना बिजनेस बनाते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसे करने में, और पूरी इजाजत है लीगली आपको इसे करने की। कैसे? बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना, टू चेंज, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन टू चेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने मेमोरेंडम में बदलाव लाएं और अपने मेमोरेंडम में बदलाव लाकर इस चौथे बिजनेस को अपने मेमोरेंडम में ऐड कर दे। नाउ जैसे ही ऐड हो गया, जैसे ही ये बिजनेस ऐड हो गया, नाउ यू आर फ्री टू डू बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइनेंस। आप अब इस फाइनेंस के और कॉन्ट्रैक्ट करने के एलिजिबल हैं। तो कोई बड़ी बात है? दत्त साहब ने बोला ये तो कुछ भी बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी बात ही है। अल्ट्रा वायरस काम हो गया, अपने अपने घर चले गए, बात खत्म हो गई। अगर आपको लगता है आपको वो काम करना चाहिए तो अपने मेमोरेंडम को निकालो, उसमें अमेंड करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और उसमें वो काम जोड़ दो। जैसे वो काम जोड़ दोगे, नाउ यू आर लीगली ऑथराइज टू डू सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। मिल गई इजाजत आपको वो काम करने की जो पहले इजाजत नहीं थी। ठीक है जी, बात उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यही बात ये लिखी है, ठीक है, कि बस ये तो छोटी सी रुकावट है, उस काम में बाधा डालती है जो सब चाहते हैं। तो जो काम सब चाहते हैं, है ना, उसके लिए क्या करें? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट को कैसे डिफीट कर सकते हो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज को इजीली ऑल्टर कर दो, है ना, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो, स्पेशल वोटिंग करा दो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो और वो काम, वो बिजनेस अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐड कर दो, जैसे एचबी रेलवे कर सकती है। तो उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस में आपको समझा चुका हूं। अब आपसे कभी भी इस कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होगी। तो बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।